अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे पास्ट पेपर के एमसीक्यूज 2018 एक एक कॉन्सेप्ट जो बनता है इंशाल्लाह मैं उसको कंप्लीट करूंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, एक एक एमसीक्यूज को बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पेपर में फायदा हो और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। पहला जो एमसीक्यूज है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई की पावर एक्स -1 डिवाइड बाय एक्स। ठीक है, ये तो हमें डायरेक्ट क्या गिवन है, फार्मूला गिवन है और ये बराबर होता है 1 के। अगर आपको फार्मूला याद नहीं हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जो आपको लिमिट फिलहाल करवा रहा हूँ वो एल ऑर्बिटल रूल की मदद से, तो उसका एक और हल हमारे पास ये है। अच्छा, यहाँ पर जेड है, ठीक है ना, ई की पावर जेड, कोई फर्क नहीं पड़ता जेड हो एक्स हो। तो वो रूल हमें क्या कहता है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप क्या लो, डेरिवेटिव लो। ठीक है, और डेरिवेटिव लेने के बाद फिर आप क्या करो, लिमिट अप्लाई कर दो। तो आपको पता होगा, आपने डेरिवेटिव पढ़ा होगा कि ई की पावर जेड का डेरिवेटिव ई की पावर जेड ही रहता है। ठीक है, और -1 चूंकि कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0। और डिवाइड में जेड है तो जेड का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 1। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, डेरिवेटिव ले लिया। अब डेरिवेटिव लेने के बाद हम क्या करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे। तो जेड हमारा किसके बराबर है, 0 के। तो ई की पावर 0 हमारा किसके बराबर होता है, 1 के। ठीक है दोस्तों, जो हमारे पास सही ऑप्शन है वो क्या है, 1। ठीक है, अगला एमसीक्यू हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन सी एक्स डिवाइड बाय एक्स। ठीक है, अगेन इसको भी हम फॉर्मूले की मदद से बना सकते हैं कि हम सी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा लें, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास अगर साइन फंक्शन के बाद जो एंगल हो और अगर आपका वही डिनोमिनेटर हो तो वो बराबर होता है 1 के। किस तरह से, अगर मैं यहाँ पर सी से मल्टीप्लाई करवाओ तो लाजमी क्या है, हमें डिवाइड भी करवाना पड़ता है। तो अगर मैं डिवाइड करवाऊं तो लाजमी क्या है, हमें मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये आपका बराबर हो जाएगा 1 के। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, सी। दूसरे तरीके से अगर इसको हम देखें तो हमारे पास क्या है, कॉस, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस सी एक्स, और जब एंगल का आप डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास क्या होगा, सी। ठीक है ना, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और डिवाइड में एक्स से तो हमारे पास क्या होगा, 1। ठीक, अब आप लिमिट अप्लाई कर दो, सी तो आपका वैसे ही रहेगा। उसके बाद आपके पास क्या है, कॉस सी 0। ठीक है, और सी मल्टीप्लाई 0 हमारे पास क्या होता है, 0, और कॉस 0 हमारे पास क्या होता है, 1, और सी 1 हमारे पास क्या होगा, सी। ठीक है, अगले एमसीक्यूज में आपसे पूछ रहा है कि द लीस्ट अपर बॉन्ड, ये लीस्ट अपर बॉन्ड क्या होगा। ये लीस्ट अपर बॉन्ड पे एमसीक्यूज मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो आप उसको वहां भी देख सकते हो। तो लीस्ट अपर बॉन्ड फाइंड करने के लिए आपको पहले अपर बॉन्ड या लोअर बॉन्ड का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो अपर बॉन्ड क्या होता है आपके पास यहाँ पर, कि इस सेट में देखें कि सबसे ग्रेटर नंबर आपके पास कौन सा है। तो -10, -5, 8, -1, 15 और 21। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो सबसे ग्रेटर नंबर है वो क्या है, 21 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, अपर बॉन्ड कहलाएगा। इसके बाद अब 21 से जितने भी नंबर है ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, अपर बॉन्ड। तो इनमें जो सबसे छोटा नंबर है हमारे पास वो क्या होगा, या सिंपल बात में आपको कहें कि सेट का जो मैक्सिमम नंबर है वो हमारा क्या कहलाएगा, लीस्ट अपर बॉन्ड। यानी कि इस तरह जो हमारे पास आंसर बनता है वो क्या बनता है, 21। द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 2,8, 8,2, 9,9। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का सिंपल फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। यानी कि आप इन तीनों को ऐड कर लो तो 2 प्लस 8 कितना होता है हमारे पास, 2 प्लस 8 हो जाएगा 10 और प्लस 9 तो ये हमारे पास हो जाएगा 19। सिमिलरली अगला कॉम्पोनेंट सब करो आप, तो 8 प्लस 2 10 और 9 19, यानी कि दोनों हमारे पास क्या आ रहा है, 19/3, 19/3। द इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस, आपसे पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस कितना इंक्लिनेशन बनाता है। तो एक्स एक्सिस हमारे पास 0 डिग्री बनाता है। ठीक है, और वाई एक्सिस 90 डिग्री। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर एक्स एक्सिस के बारे में पूछ रहे हैं, तो एक्स एक्सिस कितना बनाता है हमारे पास, 0 डिग्री। अगला मैं कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,2 फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस से हम इसका डिस्टेंस निकालें, सपोज कर ले कि ये हमारे पास पॉइंट है, तो एक लाइन हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं और एक लाइन हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है,
तो आपके पास 3,2 मतलब इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 3 है और जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितना है 2 है। तो अगर ये 2 है तो ये भी आपका 2 होगा और ये आपका क्या होगा 3 होगा। आपसे पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस बन रहा है, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस बन रहा है वो कितना बन रहा है 2। जो उसका आंसर है वो आपके पास वो क्या है 2 यूनिट्स। अगला एमसीक्यू दे, इफ 2 और मोर स्ट्रेट लाइन मीट एट वन पॉइंट देन द लाइन्स आर सेड टू बी। अगर 2 या 2 से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट पे, इफ 2 और मोर स्ट्रेट लाइन एट वन पॉइंट देन द लाइन्स आर सेड टू बी, तो उसे हम कहते हैं कॉन्करेंट, ठीक है। यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर ठीक लगा हुआ है कि कॉन्करेंट हमारे पास क्या होता है, अगर 2 या 2 से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइन। नेक्स्ट एमसीक्यू था हमारे पास, सम ऑफ द स्लोप ऑफ द पेयर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। ये कंबाइंड इक्वेशन गिवन आपको, ठीक है। तो यहाँ पर m1 प्लस m2 आपका बराबर होता है किसके, ये जो आपको गिवन है -2h/b के, ठीक है। और अगर आपसे प्रोडक्ट पूछे यानी कि m1 मल्टीप्लाई m2 तो वो बराबर होता है a/b के। तो यहाँ पर सही ऑप्शन लगा हुआ है -2h/b। उसके बाद 9 में आपसे बोल रहा है कि डेरिवेटिव निकालो किसका, cos इनवर्स y का। तो आपको पता होना चाहिए कि cos इनवर्स y का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है ये फॉर्मूला है कि -1/y स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर -1, ठीक है। एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड, फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव क्या कहलाता है, डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल और समेशन या डिफरेंशियल। अब इस एमसीक्यूज में एक छोटा सा मसला है, डेफिनेट इंटीग्रल उसे हम कहते हैं जहां पर हमें लिमिट गिवन हो, ठीक है। और इनडेफिनेट इंटीग्रल उसे हम कहते हैं कि जहां पर हमें लिमिट गिवन ना हो। लेकिन यहां पर एंटी डेरिवेटिव को हम इंटीग्रल तो कहेंगे कि अगर हमारे पास सिर्फ इंटीग्रल होता तो फिर ये ऑप्शन ठीक होता। अच्छा, एंटी डेरिवेटिव का मतलब एक तरीके से हमारे पास सम भी होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर चूंकि यहाँ पर एमसीक्यूज कंप्लीट डिफाइन नहीं है तो मैं यहाँ पर जो बेहतर ऑप्शन मानूंगा वो किसको मानूंगा, समेशन को, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब हमारे पास एक समेशन भी होता है। क्योंकि डेफिनेट और इनडेफिनेट में हम एक लिमिट और विदाउट लिमिट की बात करते हैं, यानी कि बाउंड्री और क्या गिवन है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो मानूंगा क्या मानूंगा, समेशन को। अगला एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 11, cos x e की पावर sin x। इंटीग्रेशन का रूल ये कि अगर e की पावर का जो पावर है हमारे पास, अगर उसका डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है, जैसे हम जानते हैं sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, जो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो रूल के मुताबिक हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये सेम फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। अगर e की पावर जो भी आपको गिवन है अगर उसका डेरिवेटिव सामने मौजूद है तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा आपके पास वही बनता है, यानी कि e की पावर sin x, और अब जानते हैं उसके साथ हम प्लस c लगाते हैं। एमसीक्यू नंबर 17, cosec x dx, ये भी आपका फॉर्मूला है। cosec x का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है, cosec का sec का हमारे पास होता है ln, सॉरी tan का होता है ln sec। तो cosec का हमारे पास क्या होगा, अगर हम याद करें तो मुझको फिलहाल अभी एग्जैक्ट इसका फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो अगर मैं इसको एक काम करूं, cosec का मतलब होता है 1/sin। तो अगर बुक में यहाँ पर लगा हुआ ये एमसीक्यू 10, एक्चुअली मैं इस पर काम करता हूँ। एमसीक्यू नंबर 12 मैं आपको बाद में कमेंट्स में इसका आंसर बता दूंगा कि इसका फॉर्मूला क्या है, मेरे ध्यान में भी इसका फॉर्मूला नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 13 हमारे पास क्या है कि 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका सिंपल का रूल है कि आप जानते हो कि नीचे में जो हमारे फंक्शन गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हम चेक करते हैं डेरिवेटिव। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा, 1 का डेरिवेटिव तो 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, जो कि ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो रूल कहता है कि अगर डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है ln फंक्शन। तो फंक्शन हमें यहाँ पर क्या गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जो उसका आंसर होगा वो क्या होगा ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का c, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको गिवन है। अगला द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये इक्वेशन आपको गिवन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, और यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर c गिवन है, यहाँ पर p लिखा हुआ है,
तो सी का मतलब बच्चों यहाँ पर पी है क्योंकि एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो रेडियस का फार्मूला होता है आर इक्वल टू हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस का सी। तो यहाँ पी दिया हुआ है तो आप चलो उसको पी ले लो, क्योंकि सी तो यहाँ पे गिवन नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास सी की जगह हमने क्या ले लिया, पी, क्योंकि यहाँ पर हमें पी गिवन है, सी हमें कहीं पर भी गिवन नहीं है। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टच द सर्कल। तो उसकी कंडीशन क्या होती है, सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कहलाता है सर्कल में, ठीक है। अच्छा, अगला हमें कह रहा है द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ पैराबोला। ये पैराबोला को कब रिप्रेजेंट करेगा, पहला ऑप्शन के ए बी दोनों आपका जो है नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब आपके पास एक्स स्क्वायर भी रहेगा और वाई स्क्वायर भी रहेगा। इसका मतलब पैराबोला में आपने पढ़ा होगा कि आपके पास एक वेरिएबल पे स्क्वायर होता है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद आपको कह रहा है कि ए नॉट इक्वल टू बी, कि ए नॉट इक्वल टू बी होगा, इसका मतलब आपके पास फिर भी अगर नॉट इक्वल टू बी भी रहे तब भी आपके पास दोनों पे स्क्वायर रहेगा, तो उसका मतलब ये भी आपके पास नहीं होगा, ठीक है। अगर दोनों 0 हो जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा, दोनों स्क्वायर खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा और आपका वाई स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, तब भी आपके पास ये पैराबोला नहीं होगा, क्योंकि पैराबोला में एक वेरिएबल पे स्क्वायर होता है। तो अगर ए इक्वल टू 0 हो जाए और बी नॉट इक्वल टू 0 हो तो तब फिर ये हमारे पास पैराबोला हो सकता है, क्योंकि एक वेरिएबल पे स्क्वायर रहेगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन ठीक है, ठीक है। सेमी लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन एलिप्स। तो लेटेस्ट रेक्टम जो हमारे पास बराबर होता है वो होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो उसका हाफ कर ले तो उसका हाफ क्या होगा, b स्क्वायर अपॉन ए। ये ऑप्शन यहाँ पर गलत लगा हुआ है, ठीक है। तो b स्क्वायर अपॉन ए इसका सही आंसर होगा। इन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी इज। तो स्क्वायर रूट, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में या इक्विलेटरल हाइपरबोला में जो इसेंट्रिसिटी है वो किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट के। अगला एमसीक्यू हमारे पास 19 है, इफ b इक्वल टू p1 p2 वेयर p1 1,0,0 एंड p2 3,1,-2। आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ b निकालना है, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला होता है 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करो और -2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करो, इसका स्क्वायर रूट ले लो। तो 3 - 1 हमारे पास कितना होगा, 2, ठीक है। और इसके अलावा 1 में से जब 0 का माइनस करोगे तो ये हमारे पास क्या होगा, 1j, और उसके बाद -2 में से जब 0 तो ये हो जाएगा हमारे पास -2k, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट लो तो 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 4, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और -2 का स्क्वायर भी कितना होता है हमारे पास 4। तो 4 + 4 + 1 और इस पर स्क्वायर रूट लगाओ तो आपके पास जो इसका आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 3, ठीक है। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर निकालने के सिंपल इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। इसके हमारे पास जो मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं, यानी कि वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर। उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा, अगेन 2 का स्क्वायर है तो पहले 2 है तो ये होगा 2 का स्क्वायर 4, आई उसका j है, j का मतलब j का कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, यहाँ पर -1 तो -1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1। तो 4 + 1 5, 5 + 1 6, यानी कि इसको आप 6 से डिवाइड करवा दो गिवन वेक्टर को, तो आपको कहाँ दिख रहा है, तो 1/√6 2i + j - k, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।